ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रौनक और निफ्टी बैंक की अगुवाई में आज बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिली। 2-2.5% ऊपर निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 1151 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। फ्रेश हाइस पर इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। और यही नहीं, इनफैक्ट मिड कैप्स हो या फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, आज का दिन चौतरफा तेजी वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या होगी क्लोजिंग की रणनीति, इस पर करेंगे बातचीत। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में है आशीष। एक बहुत ही जोरदार मंडे, पावरफुल मंडे आप कह सकते हैं। पावरफुल मंडे और सरप्राइजिंगली जिस तरह का वो जंप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक की अगुवाई में। अनुज आपको फोन लाइन पे नजर आएंगे, इनफैक्ट इमेज स्क्रीन पर है और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस मोमेंटम को उनके साथ राइड किया। अनुज, हम लोग कमाई के अड्डे में ही शुक्रवार को बातचीत कर रहे थे और प्रिसाइसली बाजार बंद होने से पहले 3:20 के आसपास वो बातचीत भी हुई थी कि, और उस टाइम पे दिन के लोज पे था निफ्टी, तब ये बात हुई थी कि निफ्टी खरीद के चलिए, बढ़िया रिवॉर्ड्स मिले जब आज गैप अप के साथ खुले। और आज भी ये बात हुई थी, चाहे तो हाफ बुक करें, हाफ राइड करें या फिर राइड करें आज के ट्रेडिंग सेशन में उस निफ्टी की पोजीशन को। राइड करा हो, इवन 50% राइड करा हो, तो उस फ्राइडे के लोज से तो गजब का मूव हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो मैं स्ट्रैटेजी में बाद में आऊंगा, पहले इस तरह का मूड माहौल, गजब का अपटेक। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, ग्लोब हम फ्राइडे को अंडर परफॉर्म कर गए थे, आज सपोर्टिव ऐसा नहीं है, हम लिटरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स 1/4 0.5% के आसपास ही उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ पहले, आप आईसीसी बैंक के इस तरह के रिस्पांस को देखते हुए 4% वो स्टॉक मूव करता हुआ, आप भी सरप्राइज्ड हो क्या? आशीष, बिल्कुल थोड़ा सरप्राइज हूं मैं। हालांकि एक व्यू ये था हमारा फ्राइडे को कि लॉन्ग करें और बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। सुबह भी ये बात हुई थी कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। पहले 15 मिनट का एक बार व्यू देख लेते हैं, उसके बाद इस पर एक कॉल लेंगे। और 15 मिनट के बाद क्लियर हो गया था कि आईसीआईसीआई बैंक, और मैंने एसबीआई पे भी व्यू दिया था कि ये सब अभी चलेंगे, यहाँ से बहुत तेज चलेंगे। आई थिंक 2-3 फैक्टर्स हैं आशीष। एक तो ये कि अगर एक्सिस और आईसीआईसीआई के नंबर्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली एसबीआई भी अच्छे नंबर डिलीवर करेगा। प्लस एक चीज जो आशीष आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में जा रही है, पिछले 4 क्वार्टर से वो एनआईएम उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहे थे, पूरे बैंकिंग यूनिवर्स के गिर रहे थे। अब मार्केट का व्यू ये है कि अब बेस इफेक्ट फाइनली कैचअप करेगा और यहाँ से अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन बढ़ने शुरू होंगे वापस कॉर्पोरेट बैंकों के, आईसीआईसीआई बैंक के, इनके सबके। ये एक मार्केट का कारण हो सकता है। एक और कारण ये हो सकता है कि आज मैं पढ़ रहा था कि इस साल भारत में मॉनसून नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहने वाला है। आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। तो ये आई थिंक कारण है। सिंस आपने पूछा स्ट्रेटजी से पहले, आज के जो आईसीआईसीआई बैंक का व्यू था और जो बैंक निफ्टी पर जो इस तरह की रैली आई, अच्छा बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू था कि ऑल टाइम हाई आएगा, लेकिन फ्रैंकली आज ही आ जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने ये सोचा था कि अगले हफ्ते शायद या कल एक्सपायरी वाले दिन हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। लेकिन मार्केट का नेचर है थोड़ा आपको सरप्राइज करने। बिल्कुल ठीक है, हम ट्रेड के सही साइड पे थे। अब वो हफ्ते भर की चीज एक दिन में हो जाए, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया तरीके से मूव्स आए। आईसीआईसीआई बैंक 4.25% मजबूत इस समय, और आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ बाकी बैंकिंग पीयर्स भी सपोर्ट करते हुए। वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इवन रिलायंस, सब हैवीवेट्स आज मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब तक बहुत अच्छा मोमेंटम हम राइड कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक के स्क्रीन्स देख के क्या अप्रोच रहेगा? कहां बांधना है मुनाफा, क्या राइड करना है, किस तरह का व्यू बन रहा है? देखिए आशीष, मुनाफा तो बांधने का कोई लॉजिक है नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के इस मार्केट में कैरी करिए, और अगली बार आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी कारण से, जैसे हमने फ्राइडे को लीप ऑफ फेथ लिया था, अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको, उसमें बाय करिए। और एक चीज समझ लीजिए, एक राइजिंग 20 डेमा पर अगर मार्केट आए किसी भी करेक्शन में, तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट ने आपको 2-3 बार ये मौका दिए, इस बार भी। अब ऑब्वियसली 20 डेमा का ऊपर आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बैंक निफ्टी में 51,000 का मूव ओपन हुआ है। जी हाँ, 51,000, फॉरगेट अबाउट 50,000,
अब तो मेरा ये व्यू है कि मई सीरीज में हम सीधा 51,000 के दर्शन करेंगे बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर वो 2, 3, 4, 5, 6 बहुत जल्दी आएगा। इसमें होता क्या है, हम सब बोलते हैं बाय ऑन डिप्स, लेकिन जब एक्चुअल डिप आती है तब थोड़े नर्वस हो जाते हैं। लेकिन उसमें नर्वस नहीं होना है, डिप पे आपको बाय करना है, डिप पे आपको और ऐड करना है। और ये देखिए इस मार्केट में क्या आपको पिछले 2 हफ्ते, आई थिंक 10 दिन पहले की बात है, निफ्टी 21,755 700 तक आया था। अब हम कहाँ 22,600 पर आ गए, तो 1000 पॉइंट की रैली। बैंक निफ्टी में आई थिंक 3,000 पॉइंट की रैली। तो ये एडवांटेज मिलेंगे अगर आपकी एंट्री सही होगी तो। आज तो खैर मार्केट ने डे ट्रेडर्स को भी पैसा बना के दिया, खासतौर से बैंक निफ्टी के डे ट्रेडर्स को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लास्ट के 1.5 घंटे में एक और 400-500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो बहुत ही तगड़ा दिन। नॉर्मली मंडे ब्लूज की बात करते हैं, लेकिन मंडे ग्रीन है आज और बहुत अच्छा खासा डार्क ग्रीन में ट्रेड बनता हुआ। तो क्लियरली एक अच्छा खासा मोमेंटम 51K पर नजरे अब निफ्टी बैंक की, और जो मोमेंटम निफ्टी ने दिखाया है, निफ्टी बैंक ने दिखाया, बीच में ऐसे लग रहा था कि मिड कैप्स में जिस तरह से करेक्शन आने लगा था सुबह में कि आज तो फिर मामला बिगड़ा, लेकिन वहां पर भी एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स भी। ये आपके निफ्टी बैंक के 1100 पॉइंट के मूव को सेलिब्रेट करने चले गए हो क्या? अरे आशीष, व्हाट अ बैड डे टू हैव अ मीटिंग। मैं तो मतलब ये सोच रहा था, मेरा उस मीटिंग में भी एक्चुअली मन नहीं लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये मीटिंग क्या मतलब छोड़ के वापस शो करने के लिए आ जाऊं। मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी सी जरूरी मीटिंग थी, तो इसके लिए मैं उस मीटिंग में मुझे आना पड़ा। वरना खैर मैं आज जैसे दिन पे मैं ऑब्वियसली कोई भी चीज दरकिनार करके शो में होता, लेकिन आज थोड़ा सा वो मीटिंग जरूरी थी, इसके लिए मुझे निकल के आना पड़ा। अच्छा, जरूरत पड़ी तो 3:15 के आसपास एक बार फिर से रिपैच करेंगे आपको। 100%। बहुत बढ़िया मूव्स। अब 1200 पॉइंट निफ्टी बैंक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ, 2.5% का उछाल, गजब के मूव्स, गजब का ट्रेंडिंग डे भारतीय बाजारों में। खैर सरप्राइज वो आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वो मोमेंटम शायद कंटिन्यू होता हुआ। तो कई लोग महंगा मान रहे थे, ऑलरेडी तेजी हो चुकी है ऐसा मान रहे थे, लेकिन देखिए वर्डिक्ट बाजार का सुप्रीम, क्या मूव्स उसमें। और उसके चलते क्या हुआ, उसके पीयर सेट्स साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के मूव कर रहे हैं। तो सारे बैंकिंग मेजर्स आपको मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और आज लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉडर मार्केट्स ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ब्रेथ इवनली पॉइज्ड है, तो ब्रॉडर मार्केट्स ठीक है, लेकिन लार्ज कैप्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस लौटा है। स्क्रीन पे चले क्या आज के मस्त वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखें? उन्हीं लार्ज कैप्स की बात करते हैं अच्छा। आशीष, जो दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे बात करते करते वो करीब 1200 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक पर आने की तैयारी होती दिखाई दे रही है, तो वो भी आपके स्क्रीन पर होना चाहिए इंडेक्स। तो आज का बाहुबली आईसीआईसीआई बैंक ही है, 5% के गेन्स देखने को मिले हैं। बहुत ही तगड़ा मूव, 1163 के लेवल्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स की अब अपेक्षा यहाँ पर भी ज्यादा आने लगी है, 3.5% का इजाफा। और फिर एक्सिस और इंडसइंड जो अपने नतीजे दिखा चुके हैं, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला है। आदित्य बिरला कैपिटल में आज हम देख रहे हैं 4% तक का इजाफा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये यूनिवर्सल बैंक के लिए जो गाइडलाइंस आई है, जो कन्वर्ट हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके फेवर में जा रहा है मामला पूरा। 3.5% की तेजी। सुबह में ही हमने आपको मार्केट खुलते ही बलरामपुर चीनी का ट्रेड पकड़कर दिखाया था, अब भी वो 400-403 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। और नवीन फ्लोरीन जैसे केमिकल काउंटर्स में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। हालांकि आज के दिन कुछ मुनाफा वसूली भी हुई है और कुछ स्टॉक्स की तो धुलाई भी। 6% करेक्ट कर चुका है HCL टेक आज उस खराब गाइडेंस पर। अपोलो हॉस्पिटल जो डील इन्होंने एडवेंट के साथ की है, जो इनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, उससे बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। 4.5% नीचे HDFC लाइफ, बजाज ऑटो, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। SBI कार्ड नंबर्स के बाद करेक्शन, टाटा केम के नंबर से पहले आज कुछ करेक्शन। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC दबाव में इसीलिए है क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक ने भी गाइडेंस FY25 के लिए इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिया है, इसीलिए इन स्टॉक्स में वो बिकवाली का सिलसिला हावी दिख रहा है। इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो हर्षद ने मेंशन करे प्रोग्राम में, क्योंकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, इन पे अपन व्यू लेकर आएंगे एक्सपर्ट्स के। एक्सपर्ट्स कौन? CNBC सेवाज का पैनल आपको एक एक करके सब स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे शरद अवस्थी साहब से, गाबा सर से, मानस से, सतपुते साहब से, शिल्पा जी से, पालिया साहब जुड़ेंगे, नीलेश जैन जुड़ेंगे। तो बढ़िया एक्शन पैक्ड पैनल होगा जो हमें गाइड करेगा मंडे के
क्लोजिंग सेशन की तरफ। आज मैनेजमेंट होगा इंटरेस्टिंग मैस्टेक का। उस कंपनी के सीएफओ अरुण अग्रवाल साहब से उनके नतीजे जो इस वीकेंड पे आए थे उस पर बातचीत करें, और ये समझना भी है कि आईटी के दरअसल हालात हैं कैसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चल रहा है होगा बढ़िया सा यतिन जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे भाई एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की पूरी कहानी। आगे 4 का चौका होगा, तो ये अपफ्रंट तो पिक्स लूंगा इस पैनल से। कई सारे स्टॉक्स पे बातचीत हो रही होगी, पर 4 का चौका एक और एडेड पिक्स का तड़का होगा। हमारे साथ सुमित जुड़ेंगे आज, तो सुमित के साथ हमेशा अपन बातचीत करते हैं आने वाले नतीजों की कहानी होगा, कौन कौन से नतीजे इंटरेस्टिंग है कल के लाइन अप, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, क्या फैक्टर इन कर रहा है, ताकि हम लोग का होमवर्क हो जाए कल के सेशन के लिए, और आज उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे स्ट्रैटेजी भी बना लेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस पे आज आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव संघवी साहब होंगे। तो इलेक्शन से पहले बाजार का मूड समझने की जरूरत है और उनसे बातचीत होगी। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, बीटीएसटी वगैरह सब होगा। बिल्कुल एक्शन पैक रहने वाला है ये अगला 1-1.5 घंटा हमारे सामने। लेकिन पहले पैनल से जान लिए जाए इस समय के बढ़िया से पिक्स। अच्छा शिल्पा जी, पहले आपके पास आता हूं। 2 बजे का, 2 तो नहीं, 2:15 बजे का एक बढ़िया सा ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी ऑफ कोर्स बैंकिंग तो बहुत अच्छे चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई काउंटर में कोई सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी है तो मुझे लगता है वो एनर्जी पावर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है। इसमें मुझे लगता है एनटीपीसी वेरी वेल प्लेस्ड है फॉर अ वेरी गुड रन अपसाइड। यहाँ से स्टॉक अराउंड 362 अभी ट्रेड कर रहा है, 364.5 सॉरी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 358 का रहेगा। जो पहला टारगेट वो 375 रहेगा। इसके ऊपर गया तो 385 से 390 के बीच में भी आपको ट्रेड करते मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 380 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 7 रुपए का रहेगा और टारगेट सब 15 से लेकर 18 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनटीपीसी में एक अपॉर्चुनिटी 380 का कॉल लेने की सलाह शिल्पा जी दे रही हैं। राजेश सातपुते भी हमारे साथ है। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो फेडरल बैंक पे है। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम आया है पिछले 1 घंटे में, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो मूव है, ये जो रैली है, ये 165 166 तक जाएगी। तो 165 का एक टारगेट लेके काम करे, फेडरल बैंक बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 158 का, प्योर स्विंग ट्रेड। बढ़िया है भाई, जो पॉकेट इन फोकस है उसमें फेडरल बैंक अब रडार पे आता हुआ। पिछले कुछ मिनटों का मूव पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक 165 166 तक जाने की कर रहा है ऊपर की तरफ तैयारी। गाबा सर, ये देखिए क्या मूव आया फेडरल बैंक पे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो प्रेफर आइडिया है वो अल्ट्राटेक सीमेंट ट्रेड कर रहा है 9930। स्टॉप होगा 9975, 50 रुपए का। अब की बार 10,000 पार कर लेगा। यस, अल्ट्राटेक। इलेक्शन फीवर में चल रहा है, पर आज इलेक्शन सिलेक्शन में उन्होंने अब की 400 वाला स्टॉक दिया नहीं। गाबा सर, ऐसा ढूंढ के लाओ ना इलेक्शन सिलेक्शन में जो अब की बार 400 जाने की तैयारी कर रहा हो। वो तो हो गया ना एचएल। एचएल का 400 बोला था, 4000 बोला था, 4000 पार हो गया। अब 400 बोला ना, ढूंढना है अपने को। 400 और 4000 एक ही जीरो का फर्क है। जीरो का वैल्यू थोड़ी है पॉइंट के बाद। वाह, 40 आ गए तो तो ये आएंगे 400 वाला निकालता हूँ। चलिए, आप वो निकालने की तैयारी कीजिए, लेकिन अल्ट्राटेक फिलहाल वो ट्रेड। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से दिसंबर में हाई बना था 1150 के आसपास। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, और पिछले 6 दिनों में ही स्टॉक ने पूरा जो करेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया, उसको रीगेन कर लिया और एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आप एक्सिस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 1139 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1200 रुपए के सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है एक्सिस बैंक के लिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी 1160 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 34-35 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 55 रुपए के टारगेट सेट करिए। 1160 का कॉल भी खरीद सकते हैं एक्सिस बैंक का। एल्स तेजी करिए, 1200 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। बढ़िया रिजल्ट्स थे इसके रिजल्ट्स के बाद सबकी होप्स और बढ़ गई थी आईसीआईसीआई बैंक से। बढ़िया पिक्स आ रहे हैं।
अच्छा, नीलेश जैन के पास चला जाए। नीलेश जुड़ चुके हैं करेक्ट साहब? नीलेश हाय, गुड आफ्टरनून। नीलेश, आपका इस समय का प्रिफर्ड पिक? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। खरीदारी पे फोकस है और स्टॉक रडार पर आए हैं टाटा पावर। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसे हम पेनेंट पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में 2% का हुआ इजाफा भी हुआ है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये मोमेंटम है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी लगा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो ऊपरी स्तर पर 455 और 465, 455 और 465 के दो टारगेट के लिए टाटा पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 436 का स्टॉप लॉस होगा एंड यस, टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह होगी। टाटा पावर में एक तेजी का ट्रेड इस समय आप लेकर चलें तो पहले आया एनटीपीसी और अब आ रहा है टाटा पावर, तो क्लियरली ये स्टॉक्स है जहां पर तेजी और जोर पकड़ रही है। शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। हमारी रिकमेंडेशन होगी डालमिया भारत। हमें लगता है ये जो करेक्शन है एक डिसेंट एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रही है। कंपनी देश की चौथी बड़ी सीमेंट कंपनी है। 45-46 एमटी जैसा उनका अभी कैपेसिटी है। अगले 5-7 सालों में कंपनी उसको बढ़ा के 110-120 एमटी तक ले जाने की बात कर रही है। सालाना 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास के फ्री कैश फ्लोज हैं। वैल्यूएशंस मुझे लगता है कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न रेशियोज वगैरह स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न रेशियोज तो नहीं, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी में ईवी पर टन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, एटलीस्ट मिनिमम भी अपसाइड बनती है तो मेरे हिसाब से 40-50% जैसी अपसाइड होनी चाहिए। जेपी के सीमेंट के जो एक्विजिशन की वो बात कर रहे हैं, अगर वो मटेरियलाइज होता है तो वो 5-6 मिलियन टन और ऐड हो जाएंगे इनकी कैपेसिटी में। तो मुझे लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ टारगेट लेके चल रही है वो काफी एग्रेसिव है। एक्सपैंडेड रीच है, थ्रू आउट कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरीली अभी तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पे फोकस ज्यादा है, बट ग्रेजुअली वो भी एक्सपैंड हो जाएगा अक्रॉस इंडिया। लॉजिस्टिक्स और कभी पेटको की ये सब प्राइसेस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहा है सीमेंट कंपनीज में, बट मुझे लगता है ये ज्यादातर चीजें आने वाले समय में नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। फ्यूल प्राइसेस खास करके डीजल और पेटकोक दोनों में मैं प्रेशर की उम्मीद नहीं कर रहा, जिसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। ऑपरेशनल मैट्रिक्स के टर्म्स में भी कंपनी टॉप परफॉर्मर है, लेकिन वैल्यूएशन जो लोअर रंग कंपनीज हैं छोटी कैपेसिटी वाली उनके कंपैरिजन में है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 50 से 60% अपसाइड के लिए डालमिया भारत एक बहुत बढ़िया बेटर नीचे। कितने परसेंट अपसाइड के लिए? 50%? जी। अरे वाह, कन्विक्शन है भाई। डालमिया भारत 50-60% अपसाइड की बात कर रहे हैं। पसंदीदा स्टॉक है SMIFS का शरद अवस्थी साहब का। वैसे अल्ट्राटेक भी रडार पे था। गाबा सर के आज अल्ट्राटेक के नंबर्स आने हैं, उससे पहले गाबा सर कह रहे हैं स्टार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। खैर, ये हो गया इस समय के बढ़िया से पिक्स। कुछ स्टॉक्स की मैपिंग कर ली जाए, उसके बाद आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। उस बीच सतपुते साहब, आपने लास्ट वीक ट्रैक करा था मेरे ख्याल से बजाज ट्विंस, तो जरा बजाज फाइनेंस देखिएगा। इस समय एकदम से बढ़िया एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ है स्टॉक में और पेन से उभरने की कोशिश शायद कर रहा है। कैसा लग रहा है आशीष जी? देखिए, बजाज ट्विंस, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व की इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है कि ये 1600 का जो लेवल है, टू बी वेरी प्रिसाइज 1590 और 1600 ये रेंज है इसकी, जो इसका जहां पे इसका 200 EMA आता है और क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स भी आता है। तो मुझे लगता है आशीष जी, जब तक इस लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर ये मेंटेन करता है, तब तक पूरे चांसेस है कि रिकवर करेगा। कहां तक पहला रेजिस्टेंस कहां बनेगा? मुझे लगता है 1640, 1650। लेकिन एक चीज है, अगर आशीष जी 1640, 1650 इस क्लस्टर को तोड़ दे, इस रेजिस्टेंस के पार चला जाए, फिर मुझे लगता है ये कमाल करेगा 1700 तक, 1700, 1720 तक। तो नजर रहेगी जब तक ये 1590 मेंटेन करता है, तब तक बायस लॉन्ग का ही रखे। 1590 के ऊपर है, तेजी की पोजीशंस में बने रहे। अच्छा शिल्पा जी, हमने खूब बात की कि कैसे बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस पर कॉल आया, फेडरल पर कॉल आया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज के पूरे तेजी के मोमेंटम के बाद अगर कोई ट्रेड लेना है, क्या ऑप्शंस के जरिए कुछ मौका मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सारे पीएसयूज, इनफैक्ट सारे बैंकिंग नॉट ओनली पीएसयूज, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। आज हमने यहाँ पे 850 का कॉल ऑप्शन जो एसबीआई का है, उसको हमने अभी के लिए जिनको फ्रेश ट्रेड लेना रेकमेंड किया हुआ है, जो रफली अभी 17 रुपए के बीच अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 10 का रख सकते हैं और टारगेट्स ऑफ 25 से लेकर 30 के बीच आने चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वी थिंक कि 1-2 दिन में स्टेट बैंक यहाँ से 860, 870 तक का एक मूव ले सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई बाय का आइडिया, बैंकिंग चमक रहा है, इसीलिए सब के सब उसी पे फोकस करते हुए। यार अवस्थी साहब, बात तो आज आईसीआईसीआई बैंक की। आज नंबर देखे थे मैंने सैटरडे को, तो मेरे को तो ऐसा लगा सब चेक बॉक्स पे टिक है, वो वाओ फैक्टर मिसिंग है, कुछ कुछ इफ्स एंड बट्स भी थे, पर इस तरह का शार्प स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आप लोग ने एसएमआईएफएस पे क्या जाना बूझा, क्या ऐसा पसंद आ रहा है? या तो फिर भरोसा इसके साथ बढ़ रहा है कि अब यही बेलवेदर हो गया है, यही लीडर है, अब बाकियों को भूल गए, क्या हो क्या रहा है आईसीआईसीआई बैंक में? क्यों 4-5% अप मूव आ गया? ऑलरेडी हम रिकॉर्ड हाइस पे खड़े थे नंबर्स से पहले। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो एब्सेंस ऑफ लीडरशिप जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो हिस्टोरिकली लीडर्स रहे, कोटक और एचडीएफसी, वो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। और आईसीआईसीआई में मैनेजमेंट चेंज के बाद जिस तरीके से नए मैनेजमेंट ने टर्न अराउंड किया है और जो रैंक अप हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो बैंक को मिल रहे थे पिछले 2-3 सालों में, मुझे लगता है वो एक काफी क्रेडिबल चीज है जो उन्होंने की है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जो री रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो बैंक के पीछे है, क्योंकि हम ऑलरेडी कल के प्राइस से भी अंदाजा लगाएं तो 3.2-3.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। बट मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में दिखाया है आने वाले फ्यूचर के बारे में कि प्रॉफिटेबिलिटी पे एक कोर फोकस रहेगा, वो बाजार को काफी पसंद आया है। और बट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है अगले साल की भी जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है उसमें 5-10 रुपए कम ज्यादा करके भी यहाँ से आपको आप 100-150 रुपए की और अपसाइड की गुंजाइश आप रख सकते हैं, बट उतना ही। तो मुझे लगता है प्राइमरी फोकस जो बाजार कर रहा है वो इसी पे कि एक तो दूसरा कोई बैंक इतनी अग्रेसिव लीडरशिप दिखा नहीं रहा नंबर्स में, यहाँ नंबर्स थोड़े से बेटर हैं, एनआईएम्स में इंप्रूवमेंट वापस से आई है, और दूसरा की मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी फोकस पे गाइड कर रहा है। तो मुझे लगता है लोग उसी से क्यों ले रहे हैं कि शायद फ्रंटलाइन लीडरशिप इसी में आए। ये बाकी यही रीजन हो सकता है, सारे फंड जब इस तरह चैनलाइज होते हुए आईसीआईसीआई बैंक स्टार इस समय का। खैर चलिए अब जरा आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए, और मैस्टेक आज रडार पे, वो मिड कैप आईटी कंपनी, इसके जिस वीकेंड पे नंबर्स आए थे, नंबर्स पे आता हूं उससे पहले सीएफओ अरुण अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा नंबर्स प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा डॉक्टर साहब। तिमाही दर तिमाही आईटी कंपनी को कंपेयर करते हैं, आय में 0.5% का दबाव है, इबीटा उसके सामने 6% के आसपास ठंडा पड़ता हुआ, और मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करे। अरुण जी रिलीज में आपने खुद ही लिख दिया है कि हमारे Q4 रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। एक तो 0.5% जब आय गिरी तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस कमजोरी के पीछे जो रैशनल दिए थे कि एक लार्ज क्लाइंट का लार्ज प्रोग्राम की ऑफशोरिंग की बात और कुछ यूएस क्लाइंट स्पेसिफिक इंपैक्ट्स की बात, उसे समझाओ ये क्या चल रहा है। उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको दे देता हूं। हाँ। अगर आप ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे ईयर पर्सपेक्टिव से, सो रिपोर्टेड करेंसी बेसिस में हमने 19.2% की एनुअल ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, और आप ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे तो हमारी फुल ईयर की 16.7% ऑपरेटिंग एबिटा है, व्हिच इज 11% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दैट्स द फुल ईयर परफॉर्मेंस। तो अगर फुल ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ग्रोथ हमारी आई है, बट यस Q4 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 2 से 3% ग्रो करेंगे क्वार्टर इन क्वार्टर, वो ग्रोथ नहीं आई है। एंड उसके पीछे एज यू राइटली सेड हमने वो 3 रीजंस दिए हैं। एक, हमने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑनशोर से ऑफशोर लेके आ गए, 5 साल की हमने ओडीसी डील साइन की उनके साथ, बट जब हम ऑनशोर से उनको ऑफशोर लेके आए तो ऑब्वियसली रेट में रिडक्शन होता है, वो बेनिफिट आपने कस्टमर को पास ऑन किया, बट इन क्वार्टर उससे रेवेन्यू का इम्पैक्ट आ गया। बट आपने बदले में क्या मिला, आपको 5 इयर्स की तो ये बेनिफिट्स क्या अपफ्रंट ट्रांसफर करने होते हैं और फिर बाद में उसका फायदा आप लोग भुनाते हो, ऐसा होता है? नहीं, इसमें 2 तरीके से होता है। जैसे जब आप ऑफशोरिंग करते हो तो ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर आपके रेट कम होते हैं, तो कस्टमर को आपने बजट रिलीज कर दिया कस्टमर का, नाउ कस्टमर को वो मनी वापस स्पेंड करनी है आपके साथ। सो उससे हम न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं कि व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर देम, क्योंकि उनके जो डिजिटल एजेंडा है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनके पास उतनी बजट नहीं थी, तो हमने उनकी बजट को रिलीज किया ऑफशोर करके। वही काम जो हम ऑनशोर से कर रहे थे अब हम ऑफशोर से कर रहे हैं। मैनेज सर्विसेज हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया था, अब मैनेज सर्विसेज के अंदर हम आ गए थे, हम ऑनशोर से कर रहे थे, अब उसको हमने ऑफशोर में मूव कर दिया, कस्टमर की बजट रिलीज हो गई।
बट एज ए कंपनी हमारी रेवेन्यू घट गई इस क्वार्टर में। ग्रेजुअली एज कस्टमर से हमको और इंक्रीमेंटल ग्रोथ आती जाएगी, उस क्लाइंट में ग्रोथ मिल जाएगा। एज ए कंपनी इन क्वार्टर वहां से इम्पैक्ट आया। सेकंड क्या केस हुआ कि आपका एक जो कस्टमर था उसने हमको कंसोलिडेट आउट कर दिया बिकॉज द कंपनी गॉट एक्वायर्ड, उसको किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया एंड उन्होंने रादर देन टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम अस उन्होंने ये इंटरनल सोर्सिंग कर ली बिकॉज उनके पास होल्डिंग कंपनी के पास वो कैपेबिलिटी थी मैनेज करने की। तो वहां पे हमें इन क्वार्टर रेवेन्यू लॉस हो गया इस क्वार्टर एंड वो परमानेंट लॉस है, वो रिकवर नहीं हो सकता। थर्ड एक कैटेगरी हुई कि हमारे कस्टमर भी डिलीवरी चैलेंज हो गई यूएस में, which customer was little bit upset, but as we stand today, customer की सारी concerns mitigate हो चुकी है। हमारी delivery team has worked last 90 days to ensure customer is very happy. तो वो recover हो जाएगा next quarter में, but in quarter impact because of that. So 2-3 transaction हुए जो हमने expect नहीं किए थे will happen in the current quarter, इसलिए हमारी expectation से lower profit हुई, revenue आई, and जो कुछ contract हमको मिले थे जो हमें जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाने चाहिए थे उसमें 1-2 महीने की डिले हो गई। 2 रीजन थे, कुछ कस्टमर की भी प्रिपरेशन इशू थी, दे वर नॉट रेडी, एंड सेकंड हमारी तरफ से भी रिसोर्स ऑनबोर्ड करने में थोड़ी टाइम लग गया उस केसेस में। बट ऑल दोस आर रॉक सॉलिड एंड दैट्स द रीजन वी सेड कि वी आर नॉट हैप्पी विद क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस, वी कुड हैव डन बेटर, बट द वे ऑर्डर बुक हमने बुक किया है इस क्वार्टर में, आप देख सकते हैं $260 मिलियन का हमारा क्लोजिंग बैकलॉग है 12 मंथ्स का, which is 5% growth quarter on quarter and 20% growth year on year. Phenomenal growth which we have not seen, हमने मास्टेक में कभी देखा ही नहीं है, इतना ज्यादा ऑर्डर बुकिंग हो रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। सो हमें FY25 के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम FY25 का कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं, फिर कोई खास स्पेसिफिक फिगर जो आप शायद TCV में देख पाएंगे या फिर ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ कितनी रहेगी उसका कुछ अंदाजा दे पाएंगे? हम अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस नहीं देते हैं, बट इफ यू नोटिस 12 मंथ्स ऑर्डर बैकलॉग जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा लीड इंडिकेटर है। अगर वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहा है, सो it will help to grow the organization because वो 20% ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑब्वियसली बुक एंड शिप की हमेशा एक कैलिब्रेशन होती है because if market improves you can do better book and ship as we expect in H2, but as we don't give guidance I can just give the lead indicator to you। गाइडेंस आप नहीं देते अरुण जी, पर आप लोगों ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ FY25 में डिलीवर करेंगे। अब मुझे तो पता नहीं इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, आपने कुछ सोचा होगा उससे बेहतर करेंगे, तो कौन सा आंकड़ा सोच के उससे बेहतर करने वाले हो आप लोग? नहीं, इसमें 2-3 तरीके से देखिए, इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती है, सर्विसेज, इंडियन IT सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? वहां पे अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रहती है। अगर आप गार्टनर की रिपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कुछ रफ एस्टीमेट दिया होगा, नेस्कॉम ने दिया होगा। इसको डिफरेंटली पुट क्रॉस करता हूं। FY24 में आप लोग ने ऑलमोस्ट 16%, पौने 16% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर, उससे बेटर कर जाओगे FY25 में, उसे मैच करोगे? Again, as we don't give guidance, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता आपको, but if industry is growing at X%, we will continue to grow faster than the industry. ये बताइए अरुण जी, अब किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा इस समय आप बिजनेस गाना कर रहे हैं? क्लाउड AI में किस तरह का पोटेंशियल आपको लग रहा है बिलिंग्स में इंप्रूवमेंट दिखाएगा FY25 के लिए? So, अगर आप मास्टेक की स्ट्रेटेजी देखें, I will talk about AI, but मास्टेक की स्ट्रेटेजी देखें, so हम बोल रहे हैं कि US हमारी ज्यादा ग्रोथ करेगी, while other geographies भी ग्रो करेंगे, but US will grow faster than the company average. So US एक important area of growth है। हमारे लिए इंडस्ट्री वर्टिकल सेक्शन में US में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर सीइंग गुड ट्रैक्शन बिल्डिंग अप देयर। हमारी ऑर्डर बुक वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, वहां पे रेवेन्यू कन्वर्शन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। यूके पब्लिक सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट विंस हुए हैं, नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हुए हैं, और वहां पे कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और नेक्स्ट ईयर भी दिखाई देगी। इन टर्म्स ऑफ सर्विस लाइन, डेटा ऑटोमेशन AI जो आप भी बोल रहे हैं, वहां पे हमें सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। वहां पे अभी डील साइजेस स्मॉलर है, लोग 1-2 मिलियन की डील के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कस्टमर, बट हर कस्टमर की नीड है वहां पे कि डेटा को मैं कैसे मॉडर्नाइज करूं विद द हेल्प ऑफ GenAI, उस लेयर के साथ मैं कैसे अपनी रियल टाइम डिसीजनिंग को ऑगमेंट करूं। सो वहां पे बहुत अच्छा डिमांड बिल्डअप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो FY25, FY26 में ये एरिया डेटा एंड डेटा से रिलेटेड GenAI में आपको सिग्निफिकेंट ऑगमेंटेशन दिखाई देगी। मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल सर, ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड कर रहे हो, जो पेन निगलिंग वरीज होंगे वो कुछ स्पेसिफिक्स थे,
मेरे ख्याल से इवेंचुअली आयरन आउट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा आपकी बातचीत से लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग आईटी को आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हो, वहां पे यूएस में अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जब आप क्लाइंट कन्वर्सेशंस कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है? क्या वो निगोशिएशंस में ज्यादा समय लग रहा है, इलॉन्गेटेड साइकिल्स हैं? क्या वो ऑर्डर बुक जो स्वेलिंग है इस समय सब आईटी कंपनीज की इंक्लूडिंग आपकी, उसके कन्वर्जन्स हो पा रहे हैं या उसमें भी डिलेज देखने को मिल रहे हैं? असल में हो क्या रहा है? और जब आप FY25 के लिए पॉजिटिव हो तो ये बैक एंडेड ज्यादा होगा क्या, ऐसा मानो क्या? सो लेट मी ट्राई टू आंसर ऑल 3 पॉइंट। अगर मार्केट की अगर आप पैटर्न देखोगे, डिसीजन मेकिंग में जो डिले है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर डी साइकिल 6 मंथ्स की थी तो अब आपको 9 to 10 मंथ्स की डी साइकिल दिखाई दे रही है। वो अभी भी है, बिकॉज अभी आप फेड का वेडनेसडे को देखिए क्या रेट कट के बारे में अनाउंस करते हैं, बट इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, रेट कट हो नहीं रहे, तो वो एक कंसर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर, यूएस स्पेसिफिकली, एंड यूएस से लिंक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट है। सो वो कंसर्न अभी भी है, तो 6 to 9 मंथ्स में डील्स की क्लोजर हो रही है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने की डीले चल रही है, वो कंसिस्टेंट पैटर्न है। बट मास्टेक में क्या हुआ है कि हमने जो लास्ट 2 साल में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यूएस मार्केट के अंदर, राइट, एंड जो हम यूके पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, और जो हमारी मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में हमारी ऑरेकल की स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, वहां पे हमें सिग्निफिकेंट पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, वहां पे हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। हमारे जो सीआईओ के साथ कन्वर्शन हो रही है ना, उस कॉन्वर्सेशन में एक क्लियर पैटर्न आ रहा है कि उनको डिजिटल एंड क्लाउड में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज उनको उनके कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए, उनको कस्टमर को सर्विस देने के लिए ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्टिक के पास क्या एक एडवांटेज है कि हमारा 90% प्लस बिजनेस क्लाउड और डिजिटल है, हमारे पास लेगेसी बिजनेस नहीं है, राइट। तो जैसे मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम इंप्रूवमेंट होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं H2 ऑफ नेक्स्ट ईयर में आनी चाहिए, हमको उसका फर्दर किक मिलेगा, एंड बैकलॉग तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से वी फील मच कंफर्टेबल एज वी गेट इनटू FY20। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने यूएस के साथ वो यूके के डिफेंस या पीएसयू ऑर्डर्स की बात की, इसमें एक डिफेंस ऑर्डर इंक्लूडेड था क्या, और विजिबिलिटी है यूके के पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस में, और ये काम शुरू हो गया है, कब तक डिलीवर करना है आपको, कुछ अंदाजा दे पाएंगे? सो एमओडी का जो हमने फ्रेमवर्क अनाउंस किया था, वो 1.2 बिलियन क्वाइट बिग फ्रेमवर्क है। उसके अंदर मल्टीपल लॉट्स होते हैं, हम 2 लॉट में हैं, अगेन लॉट 1 एंड लॉट 2 वी कॉल इट। एक जगह प्राइम है, एक जगह सब है, दैट्स हाउ दे हैव अरेंज्ड, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि मल्टीपल वेंडर्स हो एंड दे आर एबल टू टेक बेटर सर्विसेज फ्रॉम ईच ऑफ अस टू डिलीवर द आउटकम दे आर लुकिंग फॉर, राइट। तो वो उसके हिसाब से बिल्डअप है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट हमने जीता है, जो हमने रिपोर्ट भी किया अपने नंबर्स में, बट इसमें अभी बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे नेक्स्ट 2 से 3 साल। हम बिलीव करते हैं $50 to 60 मिलियन की ऑर्डर बुकिंग इस फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए नेक्स्ट 2 साल के अंदर, बट वी हैव टू कॉम्पीट एंड वी हैव टू विन, इट्स नॉट इजी। इंटरेस्टिंग। अरुण जी, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा आप आउटलुक को लेकर, होपफुली ऐसे ही सब कुछ प्ले आउट भी हो। पर भाई मुझे नंबर ठीक लग रहे थे, इन्होंने खुद ही लिख दिया जब हमारी एक्सपेक्टेशन से खराब है तो मैं समझ गया खराब नतीजे। चलिए, मैंने बोला ईयर के नंबर बहुत स्ट्रांग है। नहीं ठीक है, वो ऑर्डर बुकिंग वगैरह अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। अच्छा, क्विकली एक काम करा जाए, मैस्टेक के स्टॉक पे एक चेक ले लिया जाए, उसके बाद क्या चल रहा है की शुरुआत करेंगे। मानस, एक बार मैस्टेक थोड़ा सा सबड्यूट सा ट्रेड कर रहा है, वैसे आईटी का दिन है नहीं आज, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? देखिए, बहुत साइडवेज दिख रहा है, कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो ये चीज क्लियर है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 2500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी कहाँ करें? तो फ्रेश खरीदारी केवल और केवल तभी करें जब 2830 रुपए के ऊपर निकले, क्योंकि अगर 2830 के ऊपर निकलेगा तो 2975 के भाव आपको मैस्टेक में जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो 2830 के ऊपर निकलेगा तो शायद और मोमेंटम देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। अच्छा, इस बीच राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो ट्रेड पसंद आ रहा है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखें डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन दिखे। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है, कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। पीएफसी फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 426 से लेके 428 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 412 के आसपास।
बिल्कुल ठीक, बढ़िया मूव्स पीएफसी में बनते हुए। मेरे ख्याल से पीएफसी या आरईसी किसी का एक का रिजल्ट कल स्केड्यूल्ड भी है, अभी बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, मैं क्या चल रहा है पे जाऊं उससे पहले एक काम करा जाए, वो 4 का चौकों का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। राइट साहब, प्लीज वो टीजर लेकर आइएगा। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपके पास आएंगे हम लोग। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालिया साहब आप जुड़े हो, एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक रेडी रखना। चार्ट का चमत्कार मानस के पास जाएंगे लखनऊ, और मिड कैप फंडा के लिए कोलकाता चलेंगे शरद जी के पास। आप लोग प्लीज रेडी रहिएगा अपने आइडियाज के साथ। अब जरा प्ले आउट करिए क्या चल रहा है कस्टिंग। और क्या चल रहा है, यतिन बगल में बैठे हुए हैं। अब बोले अपोलो हॉस्पिटल, सुनने में सब ठीक लग रहा था। बोले पी फंड आ रहा है, एडवेंट वो माल खरीदेगा, फिर एक प्रमोटर की एंटिटी मर्ज करेंगे, उसके बाद वाले नारे हो जाएंगे। पर वो स्टॉक तो एकदम लद गया था। अब तो फिर भी 4-5% नीचे, नहीं तो एक समय तो बहुत प्रेशर आ गया था। बाजार को क्या पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल आशीष, देखिए बाजार को क्या पसंद नहीं आ रहा है उस पर फोकस करने से पहले ये जो आपने बताया कि एडवेंट प्राइवेट इक्विटी और प्रमोटर एंटिटीज मिला के एक जो अपोलो हेल्थ केयर कंपनी है इसके साथ एक मर्जर करने वाले हैं। तो ये 3 वे डील है, जहां एडवेंट जो प्राइवेट इक्विटी आ रहा है वो फ्रेश इक्विटी ला रहा है, पैसे ला रहा है, और ये जो 2400-2500 करोड़ की डील है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि नेट अपोलो हेल्थ केयर कंपनी की मर्ज्ड एंटिटी में हिस्सेदारी लगभग 60% के आसपास रहेगी। ऑब्वियसली मर्जर रेशियो फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे माइलस्टोन्स और बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस के बाद इसको फिक्स किया जाएगा, लेकिन हाँ ब्रॉडली अपोलो हेल्थ केयर कंपनी जो फार्मेसी बिजनेस चलाती है उसके पास 60% हिस्सा बच जाएगा डील के बाद, और अपोलो हॉस्पिटल्स का इसके अंदर 95% हिस्सा है। 5% एम्प्लॉयज़ हैं और 95% अपोलो हॉस्पिटल्स के पास है। क्यों शेयर गिरा? सबसे पहली बात, क्योंकि वैल्यूएशंस बाजार को पसंद नहीं आए। वैल्यूएशंस बाजार के जो प्रोजेक्टेड थे वो लगभग एक्सपेक्टेशंस बाजार का ये था कि 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इस पूरी की पूरी इकाई का वैल्यूएशन हो, लेकिन उससे कई लोअर आपको दिखाई पड़ रहा है वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज आता हुआ। इनफैक्ट अगर हम जेफरीज की बात करें तो इनकी बाय कॉल है 7,500 के टारगेट के साथ, लेकिन इनके एसओटीपी में ये हेल्थ केयर कंपनी को लगभग 17,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया गया था, जबकि ट्रांजैक्शन हो रहा है 14,500 करोड़ रुपए के आसपास। सीएलएसए का भी एक खरीदारी का टारगेट है, लेकिन उनकी जो एसओटीपी वैल्यूएशन है उसके मुकाबले लगभग 5,500 करोड़ रुपए कम वैल्यूएशन पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ रहा है। और नोमुरा को भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं 23-24% से कम वैल्यूएशन पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, एडवेंट का पैसा मिल रहा है, लगभग 800 करोड़ रुपए ये डील के बाद बचेंगे केपेक्स करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो पहले का गाइडेंस था वो लगभग 7-8% मार्जिन का था, जो अब इन्होंने बढ़ा के 10 से 11% कर दिया, क्योंकि स्केल मिलेगी, एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा उस मार्जिन्स की वजह से। तो उनको लगता है ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं, कहीं ना कहीं ये कोई कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल थी, मार्केट एक ट्रांजैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और जो मैनेजमेंट बहुत टाइम से बता भी रहा था, लेकिन ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 20 से 25% मार्केट के वैल्यूएशन के जो अनुमान से कम हुआ है, जिसके कारण स्टॉक में आप आज 5 से 7% का इंट्राडे डाउनटिक देख रहे हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो स्टॉक लगभग 9-9.5% नीचे चला गया था। ये रीजन है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था, ये कंपनियां एम्प्लॉइज को बहुत स्टेक देती हैं। ये पालवे साहब, आपका ऐसा होता है क्या? जी आशीष जी। कुछ नहीं। अपोलो हॉस्पिटल्स भाई, ये रीजन है, वो जो एडवेंट को स्टेक बेचा, जो बाजार पेंसिल कर रहा था मूल्यांकन, उससे 15 से 20% डिस्काउंट पे ये ट्रेड होता हुआ, ये सौदा होता हुआ, ये रीजन है। अपोलो हॉस्पिटल एक समय तो बहुत ठंडा था, फिर उसके बाद लोअर लेवल से जरूर कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए। नीलेश, अपोलो हॉस्पिटल्स देख के बताइए, लो लेवल से जो रिकवरी आ रही है, फंडामेंटली तो ब्रोकरेज अभी भी बुलिश है, 12 मंथ के टाइम होराइजन के टारगेट्स काफी ऊपर के, लेकिन टेक्निकली कैसा पॉइज्ड? देखिए आशीष जी, आज एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे जरूर हुआ है। अच्छी बात लेकिन ये है कि इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, और ठीक उन्हीं लेवलों से हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है।
अगर हम पिछले एक 1.5 साल का स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर ने लगातार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये पुल बैक जो है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है 6050 और 6200 6200 तक की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। बट मेजर ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, तो कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश नजर नहीं आती है। बट यस, इन लेवलों पर एक कॉन्ट्रा बेट ली जा सकती है। ओके, कॉन्ट्रा बेट का मौका यहाँ पर शायद अपोलो हॉस्पिटल्स में, लेकिन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बाजार काफ़ी निराश है उस डील को लेकर। अच्छा, इस घंटे मार्केट के एक्शन पर एक बार फिर लौटे तो निफ्टी जो 190 पॉइंट ऊपर है उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपरी लेवल से अपनी चाल को और मजबूत करने में लगे हैं। हम कुछ देर पहले ऑफ कोर्स बात कर रहे थे अल्ट्राटेक, दालमिया एंड द लाइक्स की। ग्रासिम में एक अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार रहा, तो वो स्टॉक दरअसल अब कुछ तेजी में होल्ड कर रहा है, 1.5% का इजाफा। निचले लेवल से कोशिश M&M भी कर रहा है अपनी चाल को और सुधारने की, करीब करीब 1% के गेन्स इधर आते हुए। अच्छा, न्यूज़ फ्लैश आ रहा है कि ICICI बैंक का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ के पार निकल गया है। आज की जो रफ्तार इस स्टॉक ने दिखाई है तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मार्केट कैप के लिहाज से ICICI बैंक का बनता हुआ। गावा जी, M&M लेकिन स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर मौका है क्या 2063 पर नई तेजी करके और पैसे बनाने का? एग्रेसिव कॉल है, लेकिन यस ले सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। M&M ट्रेड कर रहा है 2063 पर, स्टॉप होगा करीब 2050, ज्यादा नहीं है, बस 13 रुपए का। ऑन द अपसाइड 2100 के टारगेट नजर आ रहे हैं, लेकिन कल तक के लिए पॉसिबल है कि M&M में अपमूव मिल सकता है। एग्रेसिव कॉल, लेकिन यस बाय M&M। आज तो महिंद्रा XUV 3XO लॉन्च भी होनी थी, पता नहीं अभी शायद नहीं हुई है, होने वाली है या हो रही होगी, इमेजेस आएंगी तो दिखाएंगे स्क्रीन पे। खैर महिंद्रा बढ़िया दिन के हाई की तरफ बढ़ा है। गाबा सर कह रहे हैं अच्छी मजबूती और देखने को मिलेगी। सुमित रेडी हो रहे हैं, कल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे अपन लोग बातचीत करेंगे, उससे पहले 4 का चौका। लाइए भाई, शिल्पा जी को स्क्रीन पर रखिए, सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए। शिल्पा जी, क्या चुना, कौन सा है आज का सस्ता ऑप्शन? जी आशीष जी, मुझे लगता है कि सस्ता ऑप्शन में ऑटो से मुझे TVS मोटर अभी अच्छा लग रहा है। TVS मोटर 2100 2150 की जोन्स की तरफ आपको बहुत जल्द मूव करते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे 2100 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 52 हाफ पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 38 का रहेगा, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 67, देन 75 से लेके 85 इसके इवेंचुअल नेक्स्ट टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल TVS मोटर पर वो तेजी वाला ट्रेड 2100 का कॉल लेकर चलें, 67 का आपका टारगेट रहेगा। राजेश जी, F&O सुपरस्टार। तो हर्षिता जी, बैंकिंग स्पेस से SBI पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में, जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 3-4 हफ्तों में जो स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड बना है, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। 840 845 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए SBI फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 818 के आसपास। SBI खरीदारी करने का कॉल पालविया साहब की तरफ से। चार्ट का चमत्कार, मानस कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आप? देखिए, औरबिंदो फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज पे, स्टॉक ने कुछ दिनों पहले सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया और फिर से रैली रिज्यूम हुई है। आई थिंक स्टॉक वापस अपने पिछले हाईज को टेस्ट करेगा और शायद उसको भी ब्रीच कर जाएगा। तो करंट लेवल्स पे आप औरो फार्मा पे खरीदारी कर सकते हैं। 1134 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1180 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1160 वाला कॉल ऑप्शन जो 41 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 36 का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में लगाइए और 55 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए औरो फार्मा का ट्रेड। 1180 तक जाने की क्षमता रखता है, आप चाहे तो 1160 का कॉल भी ले सकते हैं। शरद जी, मिड कैप फंडा है यथार्थ हॉस्पिटल कंपनी, नॉर्दर्न इंडिया में लार्जली ऑपरेट करती है। अभी लगभग उनके पास 1400 बेड्स हैं, उसकी कैपेसिटी को वो अगले 5 साल में डबल करके लगभग 2800 बेड्स तक ले जाने की योजना रखते हैं। कंपनी के रिटर्न रेशियोज काफ़ी स्टेबल हैं। जिस कैचमेंट एरिया में वो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे पर कैपिटा इनकम्स वगैरह काफ़ी डिसेंट है, तो उसका फ़ायदा उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। मैक्स के बाद सिंगल लोकेशन पे दिल्ली NCR में इतनी बड़ी कैपेसिटी रखने वाले ये अकेले हॉस्पिटल चेन है, उसका भी फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। और हमें लगता है कि जिस तरीके की उनकी एग्रेसिव अफोर्डेबल प्राइसिंग मॉडल है, उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। और ग्रोथ तो हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल स्पेस में काफ़ी डिसेंट है।
वैल्यूएशन वाइज बाकी कंपनी के कंपैरिजन में स्टॉक अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में टॉप लाइन ग्रोथ लगभग CAGR 20% के आसपास रहनी चाहिए, बॉटम लाइन के लेवल पे 25% जैसी CAGR रहनी चाहिए। तो अगर 20 टाइम EV/EBITDA पकड़ते हैं तो 650 पौने 700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यथार्थ हॉस्पिटल रखिए रडार पे भाई। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी की तरफ से था TVS मोटर का 2100 का कॉल। 53-54 पे स्क्रीन पे आया था। शिल्पा जी कह रही थी 52.5 था शायद उस समय। 55 पे आके खड़ा हो गया, ग्रिप में आ गया है ट्रेड। 67, 75, 85 के लक्ष्य हैं। 38 का SL है हमारा। FNO सुपरस्टार पालविया साहब की तरफ से था SBI। 828-27 पे बोला है, उन्हीं जोन्स के आसपास है। 818 का स्टॉप है। 40 से 45, 845 तक के लक्ष्य। चार्ट का चमत्कार मानस की तरफ से औरबिंदो फार्मा 1148, 1149 पे पकड़ा है अपन ने। 1150, 51 पे खड़ा हुआ है। धीरे धीरे मूव अच्छे आ रहे हैं। 1180 का स्टॉप है, सॉरी 1134 का स्टॉप है और 1180 के लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर। और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी साहब ने एक इंटरेस्टिंग होटल स्टॉक मेंशन कर, हॉस्पिटल स्टॉक यथार्थ हॉस्पिटल 700 के लक्ष्य के लिए। आज अवस्थी साहब मूड में है, आज टारगेट बड़े लंबे लंबे दे रहे हैं आप, क्या हो गया आज? नहीं, मैं हमेशा ही लंबे टारगेट देता हूँ, छोटे टारगेट ही कम देता हूँ। 50-55 दालमिया था, यहाँ पे भी एग्रेसिव टारगेट है। बढ़िया बढ़िया कंफर्ट है। मतलब 700 के लक्ष्य के लिए यथार्थ हॉस्पिटल एक बढ़िया मिड कैप फंडा आइडिया उनकी तरफ से। चलिए अब जरा सा सुमित रेड्डी है क्या? कहाँ है? अभी भी दिल्ली में है क्या? अरे यार अब तो मंडे आ गया, वापस नहीं आए? आ रहा हूँ जल्दी। 1 तारीख को ऑफ है ना, तो 2 दिन और एक्सटेंशन मिल गया। तो फिर आपसे मुलाकात तो वीकेंड आ जाएगा मुंबई में। नहीं तो लेकिन वीकडे में आना जरूरी है, तो वीकडे में ही आऊंगा, तो वीकेंड काम निपटाऊंगा वहां से। बात ठीक है, वहां से करो, यहाँ से करो। वहां से भी स्क्रीन चमकती है, उतनी सही बढ़िया लगती है। अच्छा सुमित, पहले जरा एक्साइड इंडस्ट्रीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, बहुत बढ़िया तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी डिलीवर कर रखी है। सतपुते साहब आप चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। सुमित, जिस तरह की स्टॉक की चाल आई है, रिजल्ट डिलीवर करने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं हमारे पोल्स? देखिए 50% के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है बीते 3 महीने इस क्वार्टर के अंदर। तो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर्स को ये भाव एटलीस्ट डिस्काउंट कर ही लेगा। लेकिन फिर भी आप जो अनुमान है ब्रोकर्स का वो ये कि बेहतर नंबर आने का अनुमान है इस क्वार्टर के अंदर। 4123 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री रहेगी। 16% बढ़त का अनुमान है। मुनाफा 44% बढ़ने का अनुमान है। 300 करोड़ रुपए का मुनाफा रहेगा। एबिटा फ्रंट पे करीब 520 करोड़ का एबिटा रहेगा, जो कि 368 करोड़ से बढ़कर आएगा। 42% ही बढ़त है। और मार्जिन भी 2-2.5% के आसपास तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू भी इनके नंबर्स इस क्वार्टर के अंदर बेटर रह सकते हैं। करीब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 7% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। इनका इन्वर्टर सेगमेंट थोड़ा अच्छा करेगा, ये सीजनल क्वार्टर होता है उसके लिए, तो अच्छा ही रहने का अनुमान इस क्वार्टर में है। इनके पैसेंजर व्हीकल और OEM यहाँ पर YOY बेसिस पे एक अच्छी टिक्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिड सिंगल डिजिट जो रिप्लेसमेंट सेगमेंट वॉल्यूम्स है, वहाँ पर मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आने की बातचीत है। और जो इन्होंने प्राइस हाइक किया था उससे इनके रियलाइजेशन थोड़े बेटर रहेंगे। लेकिन अगेन हर अच्छे नंबर को 50% की चाल शायद बाजार डिस्काउंट करके बैठा है। सो अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आए तभी मार्केट शायद रिएक्ट करे, लेकिन अदरवाइज अच्छे नंबर के ऊपर शायद उलट रिएक्शन यहाँ पर आता हो दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो नंबर्स तो अच्छे आएंगे, पर हाँ ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी दिखा चुका है। सतपुते साहब कहाँ 300 पे खड़ा था अभी हाल फिलहाल। डायरेक्टर साहब जरा 3 महीने का चार्ट खोलिए, ये देखिए अप्रैल के बाद की शुरुआत में ही 300 वाला 450 पे ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है, पर गिव अप नहीं कर रहा, अपने गेंस कंसोलिडेट कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष ने आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंसोलिडेट कर रहा है। 440 और 450 ये लोअर साइड पे सपोर्ट है, और सामने मुझे लगता है 485 से लेके 500 ये इसका सप्लाई पॉइंट रहेगा। इनफैक्ट 485 थोड़ा स्टिफ एंड स्टिकी है, तो इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को पार करते। लेकिन जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो बायस है, वो बाय ऑन डिप वाला बन रहा है। तो मैं यही कहूंगा जब तक 450 का लेवल मेंटेन होता है तब तक बायस पॉजिटिव रख के 480-85 का टारगेट रहेगा, स्विंग ट्रेड रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर 450 का लेवल टूटता है
तो फिर एग्जिट हो जाएगा. सो फॉर मी दिस इज अ मोमेंटम ट्रेड फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 480-85. देखते हैं कितना पॉजिटिवली सरप्राइज करता है, क्योंकि अब तो वही एक क्वेश्चन है कल के उन नंबर्स में जो सुमित एस्टिमेट्स लेकर आए हैं उसके बियॉन्ड कितना और आउट परफॉर्मेंस आ पाता है. दूसरा अलग से पूछना चाहूंगा इंडस टावर. हालांकि इसके फंडामेंटल्स रिलेटेड रैली नहीं थी, कुछ होप रैली ज्यादा थी. इंडस टावर भी बहुत अच्छे मूव्स पिछले 2-2.5 महीने में दे चुका है. नीलेश, आप चार्ट रेडी रखना. सुमित, वो खैर तेजी वेजी तो वोडाफोन, होप, टेनेंसी वगैरह उसके चलते था, पर नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड? नहीं, नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है. दो तरह के ब्रोकर्स के जो पोल हैं उनका एस्टिमेट है कि या तो बहुत अच्छे या अच्छे के बीच में कहीं घूम रहा है. तो पहले ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा. कोटक का एक पोल है जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है कि 7,348 करोड़ का मुनाफा रहेगा, 2% बढ़त है. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर यही आप मोती के पोल में देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल के, तो उनके केस में यहाँ पे मुनाफे में बढ़त की बातचीत कर रहे हैं. लेकिन कोटक मान रहा है कि थोड़ा सा शायद सबड्यूड नंबर है वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर. लेकिन अदरवाइज यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो ऑपरेशनल फ्रंट पे बेटर हैं. करीब करीब 51% के आसपास की बढ़त है मार्जिन में. 51% का मार्जिन आएगा 50 से बढ़ के. और इबिटा फ्रंट पर भी 3-3.5% की बढ़त की बातचीत है. एक वन ऑफ था पिछली बारी इबिटा को लेकर जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन अदरवाइज इनकी एक स्ट्रॉन्ग टेनेंसी की बातचीत है और एक डेट प्रोविजन करीब करीब 150 करोड़ रुपए की बातचीत यहाँ पर लगाई गई है. दो इंटरेस्टिंग पार्ट हैं. पहला, एक ब्रोकरेज ये मान रही करीब करीब 4,000 टावर्स इधर या 7,000 नए टावर्स खोलेंगे. लोअर एंड पे 4,000, अपर एंड पे 7,000 के आसपास के टावर्स खोलने की बातचीत है. और करीब करीब 6750 टावर्स के आसपास के नए एडिशंस भी रहेंगे अगर ये रहता है. तो कन्वर्जन रेट इनका काफ़ी हाई रहेगा टावर्स लगाने और जो टेनेंसी है उसके बीच में. तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर वैसे ही बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है. मुनाफे फ्रंट पे ठीक है, थोड़ी बहुत प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज ऑपरेशनल नंबर्स बेहतर रहेंगे वाई ओवर क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर. ओके, इंडस टावर नंबर्स भी बढ़िया आने जैसे एक्साइट के, पर हाँ स्टॉक अच्छी मजबूती. नीलेश, चार्ट्स पे कैसा? देखिए आशीष जी, निचले स्तरों से लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर काउंटर में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है. और जिस प्रकार की तेजी है देख के यही लग रहा है कि वो मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए. अगर कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए. इमीडिएट हर्डल 380 के आसपास का है 2015-2017, और अब तीसरा अटेम्प्ट होगा 380 के लेवल को ब्रेक करने का. तो वहां पर नजर रखनी चाहिए. वो लेवल अगर ब्रीच होते हैं तो एक मल्टी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है. करंट लेवल से एग्जिस्टिंग लॉन्ग को तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं. फ्रेश खरीदारी करनी है तो डिप का यूज करें. 335 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा. 375 to 380 तक के अपसाइड में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. ओके, तो ये इंडस टावर पर एक व्यू, लेकिन इस बीच अल्ट्राटेक के नतीजे आ गए हैं और अनुमान था कि बहुत ही जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा. ये उम्मीद से काफी बेहतर नंबर है. मुनाफा का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 2,258 करोड़, जहां पर अनुमान था 2,050 करोड़ का. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि करीब 200 करोड़ का एक बीट है मुनाफे के फिगर में. आप गौर करिए रेवेन्यू कंपनी ने क्या डिलीवर किया है. तो रेवेन्यू का आंकड़ा आया है करीब करीब 20,419 करोड़ पर, जहां पर हम अनुमान लगाकर बैठे थे कि 19,975 करोड़ ये आंकड़ा देखने को मिलेगा. तो प्रॉफिटेबिलिटी में 200 करोड़ प्लस का बीट, रेवेन्यू के पैमाने पर भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है. और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इबिट्टा ऑपरेशनली मजबूत तिमाही 4,114 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी ये 3,685 करोड़ के आसपास फिगर आता हुआ दिखाई देगा. तो हर पैमाने पर अब इजाफा ही देखने को मिलेगा. उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेड मार्जिन्स हैं कि 18.5% के आसपास आएंगे, इन नंबर्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो वो 20% के करीब होने चाहिए मार्जिन्स. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, इसीलिए वो स्टॉक करीब करीब 3% तक का इजाफा दिखा रहा है. अब वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10% एक्सपेक्टेड थी, कुछ देर में वो डिटेल भी आ जाएगा. लेकिन देखिए 20% का मार्जिन 18.45% के अनुमान के सामने वो 20% का मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है. और वॉल्यूम ग्रोथ भी फिर 10% के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि इस Q4 के बीचों बीच हमने देखा था एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला था. डिमांड अच्छी थी, कंपनी ने अच्छा खासा कैपेसिटी रैंप अप भी किया है, जो नई कैपेसिटीज जोड़ी हैं. तो हर पैमाने पर कंपनी ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया. 10,001 तक गया और 9,999 के आसपास स्टॉक. गजब. और अपन ने स्ट्रेट को बढ़िया एंजॉय कर लिया है भाई. गाबा सर, अब की बार 10,000 पार लीजिए भाई. 10,011
दिन का हाई मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है। सही है, एकदम चकाचक। आपके चरण का है? हाँ जी। सर वो बहुत बढ़िया। मैं कह रहा था आपके चरण का है, गजब है। 10,000 के ऊपर देख लिया अपन ने, हो गया अपना काम। बढ़िया ट्रेड मिल गया, बढ़िया कमाई हो गई, जबकि रिजल्ट का रिस्क सामने खड़ा था। गावा सर, 10,000 तो हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? 10,200, उसके बाद 10,500। खाली आज का रिजल्ट अच्छा है, स्टॉप होगा 9875 वही। अगर वो हायर बहुत अच्छा नंबर आया है। मुझे हायर बाउंड निकालना है तो 10,200, 400, 500। यस, स्ट्रक्चर तो अब भी ठीक है, बुरा नहीं लगता अब तक मुझे, अब तक ठीक है जी। वैसे इनसे पूछो ना कि कैसे कर लेते, तो गावा जी बड़ी कूल, बड़े आराम से। ये वैसे है 10,200 के लेवल्स। शरद, नंबर्स को आप भी कैसे रेट करेंगे, और क्या कमेंट्री स्पेसिफिक आप सुनना चाहेंगे इस बहुत ही जोरदार क्वार्टर के बाद? देखिए, बिल्कुल बीट तो है टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों के नंबर्स पे। तो मुझे लगता है जो कमेंट्री में खास करके ज्यादातर सीमेंट कंपनीज में सुनना चाहता हूँ, वो कब तक आएगी पता नहीं मेरे को, बट मेनली रॉ मटेरियल साइड पे जो प्रेशर है वो कितना ईज हो रहा है उस पर मेरा फोकस रहेगा। खास करके पेटकोक वगैरह की कीमतों में कैसे बिहेव कर रहे हैं इंटरनेशनली, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है। लॉन्ग टर्म में तो मैं ये मानता हूँ कि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में वहाँ कैसे बन रहा है उस पर फोकस है। और दूसरा जो कंपटीशन है उसको टेक ओवर करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। कोई छोटे मोटे एक्विजिशन वगैरह की भी बातें चल रही थी, अगर वहां से भी कुछ और निकल के आता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। बट ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन है, तो बहुत बड़ा कुछ करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है जो थोड़े बहुत एक्विजिशन ये बताते हैं उसमें से क्या पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आता है, और मेनली रॉ मटेरियल का आउटलुक क्या है, प्राइमरी उसी पे फोकस रहना चाहिए। क्या बढ़िया गावा सर, ये बढ़िया कॉल थी। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। अरे यार गावा सर है नहीं, जब आएंगे तब ये सेलिब्रेशन की बात कंटिन्यू करूंगा। अभी मार्केट बिग बॉस चला जाए। हाँ जी हाँ, हमारे साथ वैभव संघवी जुड़ गए हैं और उनसे पूछेंगे ये मार्केट को कैसे रीड करें, स्पेशली इस क्लासिक अर्निंग सीजन में किस तरह का ट्रेड लिया जाए। वैभव, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अभी अभी हम अल्ट्राटेक के नंबर्स की बात कर रहे थे, और वैसे अल्ट्राटेक ही नहीं, आप पूरा सीमेंट पैक देखिए, एक अच्छा प्रदर्शन इन सारे स्टॉक्स ने दिखाया है, चाहे वो ग्रासिम हो या फिर बाकी अदानी ग्रुप के पियर्स। तगड़ा प्रदर्शन। अब इस स्पेस में इन नंबर्स के बल पर क्या बाकी कंपनियों से भी एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जाए? वॉल्यूम ग्रोथ 10% के सामने अल्ट्राटेक ने 11% डिलीवर की है। आई थिंक जब सीमेंट एज ए सेक्टर की बात करें तो मुख्यतः दो पहलू इसमें देखने चाहिए। वन इज के सीमेंट प्राइसेस की क्या रुख है, और दूसरा जो कॉस्ट अंडरलाइंग कॉस्ट प्रेशर्स है वो कैसे बैठ रहे हैं। अगर हम सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो आई थिंक कंपनियां वो बढ़ोतरी करने के लिए एक पहलू और एक कदम रखा था, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो एलिवेटेड सीमेंट प्राइसेस सस्टेन कर पा रहे हैं, और हम थोड़ी रिट्रेसमेंट देखे हुए हैं फ्रॉम अ सीमेंट प्राइसेस इन पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम हमें लग रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जितने भी हैं वो आई थिंक थोड़े रिच हो रहे हैं और थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं, तो विच मीन्स के यहाँ से जो मार्जिन हम अनुमान कर रहे थे अभी तक, उसमें हमें लगता है कि थोड़ी कटौती आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स ये थोड़ा एंटी कंसेंसस व्यू है, बट जब तक कि फ्रेश केपेक्स, फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ पुश नहीं देखते हैं, तो जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जितनी बड़ी है, हमें लगता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सीमेंट प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनेस कंटिन्यूड रहेगी। सो यस, इट्स अ सेक्टर जो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रॉम अ वेरी शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा। वैभव सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, रिजल्ट सीजन अंडरवे है, कहना चाहिए हाफ वे मार्क शायद क्रॉस हो गया है। शायद आकलन ऐसा है कि लार्जली इनलाइन परफॉर्मेंस। आपने क्या रीड थ्रू करा, और इस रिजल्ट सीजन को देखते हुए वैल्यूएशन कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे ओवरऑल मार्केट्स के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक रिजल्ट सीजन जैसे आपने कहा, फर्स्ट हाफ रिजल्ट्स जो जनरली हम देखते हैं कि ये फ्रंट लाइनर कंपनीज होती हैं, और जो फ्रंट लाइनर्स कंपनी है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द रिजल्ट सीजन जनरली स्ट्रांग होता है।
हावेवर हम जब इस वक्त के रिजल्ट देखते हैं तो एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन, जो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस थे, आई थिंक वो मार्जिनल मिस दिख रहे हैं एज ऑफ येट। हम कंक्लूड नहीं करेंगे पूरे सीजन के लिए, बट टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन वो हमें थोड़ा मिस लग रहा है। एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि ये क्वार्टर नहीं बट लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमने जो रिजल्ट्स में बीट देखे थे वो काफी मार्जिन बीट के कारण देखे थे। वो हमें लगता है कि यहाँ से मार्जिन बीट थोड़ी कम होगी, और दूसरा कि कॉर्पोरेट्स मार्केट शेयर में ज्यादा फोकस करेगा और इसी के कारण हम मार्जिन्स में थोड़ी कंप्रेशन भी देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो इस कारण नंबर्स की कटौती फ्रॉम अ FY25 पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि थोड़ी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा वैभव सर, अब सबसे बड़ा ट्रिगर शायद रिजल्ट सीजन तो खैर अंडरवे है, दूसरा वो इलेक्शंस का वर्डिक्ट सामने आएगा, और मेरे ख्याल से काउंट करें तो बैक ऑफ द एनवेलप शायद 20 ट्रेडिंग सेशंस बचे होंगे यहाँ से वो 4 जून के वर्डिक्ट के बीच में। आमतौर पे ये एफआईआईज पोजीशनिंग ऐसी करते थे रिजल्ट का वर्डिक्ट जैसे उन्हें पता है, खरीदारी होती थी, हमेशा मैं देखता था। इस बार वो लौट के ही नहीं आ रहे, रोज बिकवाली पे बिकवाली कंटिन्यू हो रही है, क्या चल रहा है उनके जहन में। और दूसरा, जब इलेक्शन रिलेटेड बात छेड़ी थी मैंने, तो हम सब रिटेल के जहन में एक सवाल रहता है, वो बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे में क्या थोड़ा सा कैश लेवल कंपोनेंट बढ़ा लेना चाहिए, कुछ मुनाफा वसूली करके बैठ जाना चाहिए, वर्डिक्ट जो भी आएगा उसके बाद फिर डिप्लॉय कर ले? क्या सजेस्ट करोगे आप रिटेल को, करना क्या चाहिए, या फिर जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जैसा पोर्टफोलियो है, लेके चला जाए, जो होगा देखा जाएगा? श्योर, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वन, फ्रॉम एन एफपीआई पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो एफपीआई का रुझान और डायरेक्शन काफी निर्भर है फ्रॉम अ यूएस फेड रेट पर्सपेक्टिव एज वेल, वहां की ब्याज दरें के कारण। और हम देखते हैं कि जब जनवरी में हम आए थे तो पूरी देयर वाज अ कंसेंसस के पूरे साल में 5 से 6 रेट कट की संभावना थी, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर्स ग्लोबली रहे हैं, वो जो ब्याज दरें काटने का जो 5 या 6 के अनुमान थी, वो आई थिंक अभी फिलहाल 1 या 2 में सीमित रह गई है। और उसी के कारण हम देखते हैं कि जब भी ब्याज दरें ग्लोबली ऑन द हायर और एलिवेटेड लेवल्स रहती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बहुत ही कम आते हैं। और उसके कारण हमने, और साथों साथ हमने ये भी देखा है लास्टली कि चाइना की तरफ थोड़ा रीबैलेंसिंग होने के कारण हम इंडिया में थोड़ी नेगेटिव फ्लोज भी देख रहे हैं। सो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद दी व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्लोबल साइड रादर देन द इलेक्शन एक्सपेक्टेशन। सेकेंडली, जैसे आपने कहा फ्रॉम एन इलेक्शन में जैसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आई थिंक 2 कैटेगरीज में वेरी क्लियरली हम सेग्रीगेट करेंगे फर्म के, जो ट्रेडर है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट कि ज्यादा कुछ करना चाहिए। प्योरली लॉन्ग टर्म फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट इंडियन ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल है, और बारिंग शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। However, from a trader's perspective, risk management has to be the foremost important aspect to look at, और उसके कारण एडवाइजेबल रहेगा कि इवेंट है, बाइनरी इवेंट है, हालांकि हम जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ रिस्क हमें हमेशा ध्यान में और जहन में रखना चाहिए कि प्रोटेक्शन इस बाजू हमेशा लेनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा, इस बीच एक और परफॉर्मेंस ट्रेंड का, और ट्रेंड एक स्टॉक है जिसने लगातार ज़ूडियो के बेसिस पर आउट परफॉर्म किया है। मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप है, लेकिन यहाँ पर एक अदर इनकम का फैक्टर है। कंपनी कह रही है 576 करोड़ का एक मुश्त का यहाँ पर फिगर आया है। आय के पैमाने पर देखें 3297 करोड़ कंपनी डिलीवर करती दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मुनाफा भी 711-12 करोड़ के आसपास कंपनी ने किया है डिलीवर। रेवेन्यू 53% बढ़कर आई है, और वैसे अगर आप देखें इबिटा लेवल में जो कोर ऑपरेशंस हैं उसमें इजाफा है, तो इस नंबर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही मार्जिन्स पर 211 करोड़ के सामने 477 करोड़ का इबिटा, और मार्जिन्स भी 10% से बढ़कर 15% पर आए हैं। इसका पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप स्क्रीन पर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने किस तरह से आउट परफॉर्म किया है। लगातार एक तरफा तेजी
और इसकी खूब चर्चा भी हुई है। वो ज़ूडियो के फ्रंट पर हमने देखा है स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया 6 महीनों में 100% तक के रिटर्न्स। अब आप कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरे रिटेल प्ले में जिस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा है, यहाँ से आगे क्या ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है इस एनवायरनमेंट में? आई थिंक जब हम रिटेल स्पेस की बात करते हैं और एक एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है जहां अपन देखें तो और उसका आकलन करें तो इट रीइंफोर्सेस के जो भी कंपनी इनोवेशन करती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करती है और एंटरप्रेन्योर ड्रिवन मॉडल से आगे बढ़ती है, फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और अडेप्टेशन टू द मार्केट कंडीशन, वो कंपनियां काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। बिकॉज एट द एंड अंडरलाइंग डेमोग्राफिक्स, अंडरलाइंग कंज्यूमर मार्केट, एक इंडिया का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसको कैसे हार्नेस करना, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको कैसे डिलीवर करना, अगर वो सोल फोकस है तो आई थिंक काफी कंपनियां पूरे रिटेल स्पेस में अच्छा शो दिखाया हुआ है फ्रॉम अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव। एट द सेम टाइम डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि जो कंपनियां आर नॉट एबल टू लिव अप टू इट, वो काफी लगार्ड्स भी रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग के कंपनीज की फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी में काफी सुधार हो सकता है और उसके कारण जो अपॉर्चुनिटी जो बड़ी दिख रही है उसको भी कैप्चर करने की बहुत ही बड़ी गुंजाइश है। तो इस सेक्टर में हम काफी बुलिश है फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। कंपनीज की स्ट्रैटेजी देखनी बहुत ही आवश्यक रहेगी। वैभव सर, आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो है बैंक्स वर्सेस आईटी। अच्छा, 2023 के बाद 2024 में सारी एक्सपेक्टेशंस अलग थी कि बैंक्स में क्या होगा, दरों में कटौती होगी तो मार्जिन्स कंप्रेस होना शुरू होंगे, स्थिति बिगड़ेगी। आईटी में क्या होगा, 2024 के पेन के बाद, 2023 के पेन के बाद 2024 शायद हालात वापस सुधरने शुरू हों क्योंकि यूएस में दरें कटेंगी और सब कुछ सुधरने लगेगा। सब उल्टा ही हो रहा है। वो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उल्टा आईटी अभी भी ठंडा पड़ा हुआ और अभी भी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। ये बचा हुआ जो साल है इसमें आउट परफॉर्मेंस दरअसल कौन सी पॉकेट यहां से डिलीवर करेगी? आप किस पे ज्यादा बेट कर रहे हो अब? श्योर सर, फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा, अगर समझो ब्याज दरें घटती नहीं है तो वो डेफिनेटली बैंक्स के लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा बुलिश है फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में खड़े और ऐसी स्थिति पे खड़े हैं जहां पे हमने लास्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स में बेस्ट ऑफ द मार्जिन्स देखे हैं, बेस्ट ऑफ द एसेट क्वालिटी देखी है और बेस्ट ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ भी देखी है। यहां से इंक्रीमेंटली हम देखें कि ये तीनों फैक्टर्स में हम थोड़ी वीकनेस देख सकते हैं एज कंपेयर टू द कंसेंसस, नॉट इन द एब्सोल्यूट टर्म बट ऑन द फ्रॉम अ कंसेंसस पर्सपेक्टिव। सो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आईटी ऐसा सेक्टर है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर हमें लगता है कि ये बॉटम आउट होने की फुल पॉसिबिलिटी है और वहां से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, जहां आईटी की को नीचे की लेवल्स पे या अच्छे वैल्यूएशंस पे हम उसको देख सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव अट्रैक्टिव रहेगा। खाली जब भी एक ध्यान रखना है, जब भी ब्याज दरें घटने की चालू होगी वहां हम वापस थोड़ा इंटरेस्ट एनआईएम्स पे थोड़ा प्रेशर देखेंगे और उसके कारण हम वीकनेस भी देख सकते हैं। तब तक बैंक्स और आईटी जैसे चल रहे हैं वैसे चल सकते हैं थोड़ी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और आगे के आउटलुक पर। चलिए, इस बीच बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर 232 अंकों की बढ़त निफ्टी में, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ अब 49,500 की तैयारी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यतिन को जोड़ लेंगे, पहले जानेंगे कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा है, फिर आएंगे जानकारों की तरफ बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। यतिन बताइए। तो जहाँ तक कि डीलर्स का सवाल है हर्षदा, कैनफिन होम्स ये एक स्टॉक है जहाँ एसटीबीटी की सलाह डीलर्स दे रहे हैं। स्टॉक सुबह से थोड़ा वीक है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। तो क्लियरली यहाँ बहुत सारे एचएनआईज अर्निंग्स के पहले शॉर्ट पोजीशंस लेके जा रहे हैं। इसके अलावा एमएनएम ये एक स्टॉक है जो काफ़ी अप ट्रेंड में है डीलर्स के हिसाब से। यहाँ डोमेस्टिक फंड बाइंग जारी है जिसके कारण 2100 से लेकर 2125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 6% का इजाफा हुआ है मई सीरीज में और कहीं ना कहीं यहाँ भी डीलर्स को लगता है बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए।
ओके, तो M&M में एक तेजी का ट्रेड साफ बन रहा है। कैनफिन होम्स आज थोड़े से साइडलाइंस पर है, ध्यान रखिएगा। कैनफिन के नंबर्स आएंगे, उस पर कल हम बातचीत भी करने वाले हैं, तो वो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर। काबा जी, तेजी मंदी क्या सौदा? आई थिंक तेजी होनी चाहिए, और तेजी के लिए मुझे लगता है कि लेना चाहिए ग्रासिम। ग्रासिम में तेजी है, 2389 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 2380 से 10 रुपए का, 9 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 2450 नजर आते हैं ग्रासिम। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ग्रासिम का ट्रेड। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी, मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क टेकर्स अगर कोई है तो उनको ट्रेंड में थ्रू ऑप्शंस बोलूंगी ट्रेड करने के लिए। थोड़ा आउट ऑफ द मनी 4800 कॉल ऑप्शन जो रफली 100-110 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको थोड़ा पोजिशनली प्ले कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 75। मुझे लगता है ये व्यू सही जाता है ट्रेंड का। जिस तरह से ऑप्शन बिल्टअप है, ये शायद आपको 200, 250, 300 तक भी ट्रेड करते मिले वेरी क्विक। तो थोड़ा रिस्क टेकर्स ओनली थ्रू ऑप्शंस। ओके, तो 4800 का कॉल लेकर चलें। एक अच्छा मूव नंबर्स के बाद स्टॉक ने दिखाया है, ये रेडार पर रहेगा। 90 पर इस समय मिल रहा है 4800 का कॉल। मानस, आप किस पर फोकस कर रहे हैं? हर्षिता जी, एयू बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। एयू बैंक ने 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट किया था, रिकवरी में 100 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एयू बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 629 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। आई थिंक बीटीएसटी में कल तक आपको शायद 660 के आसपास के भाव मिल जाएंगे एयू बैंक के फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर में रिकमेंडेशन है। डिस्क्लेमर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी शेयर किया उनके साथ। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विद ड्यू डिस्क्लोजर की क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। पालविया जी, आपका ट्रेड क्या है? तो हर्षिता जी, हमें लगता है यहाँ पे टाटा पावर को बीटीएसटी किया जा सकता है। टाटा पावर में जिस तरीके के फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी कल के सेशन में भी। 465 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पॉट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 444 के आसपास। ओके, टाटा पावर एक और बार रेकमेंड किया जा रहा है। चलिए अब राजेश सातपुते जी, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए नजर है मेरी LIC पे, LIC हाउसिंग फाइनेंस। इट्स अ BTST विद स्टॉप लॉस ऑफ 660। मुझे लगता है कल का एज ए BTST इसका टारगेट होना चाहिए 690, 690 से लेके 700। तो इट्स अ बाय इन LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक पर्सपेक्टिव तेजी वाला बन रहा है। कुल मिलाकर सभी वो सौदे जो है वो तेजी की तरफ ही बैठेंगे। और इस बीच 1238 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी बैंक में। मिड कैप इंडेक्स जो सुबह में थोड़ा सा लड़खड़ाया था, अब 200 पॉइंट ऊपर ये भी आ चुका है। खरीदारी का जोर मार्केट में साफ देखने को मिला है। क्लोजिंग पर आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 नेटवर्क को एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है। चुनाव के दौरान किसी नेशनल न्यूज चैनल के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इंटरव्यू है। हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े और साथ ही न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर BK हरिप्रसाद के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला किया। विरासत टैक्स को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कांग्रेस की सोच को माओवादी और अर्बन नक्सली जैसा बताया। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए भाई। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास
किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। तो ये एक खास इस इंटरव्यू का एक आपने अंश सुना, लेकिन आज रात 9 बजे आप ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू CNBC आवाज़ पर देख सकते हैं, साथ ही न्यूज़ 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर भी देख सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलिएगा। ये मेगा एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलेक्शन से पहले का इंटरव्यू है। इस बीच रिजल्ट सीजन और चरम पर अपने ब्याज से आय में पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, वहां पर कमी देखने को मिल रही है। हालांकि बैंक ये भी कह रहा है कि वो 2500 करोड़ दरअसल जुटाएगी NCDs के जरिए। अब डिटेल लेकर आते हैं, मुनाफा क्या कमाया है और क्या स्थिति बनी है। तो मुनाफे में इजाफा जरूर है, 444 करोड़ का प्रॉफिट पंजाब हाउसिंग फाइनेंस ने डिलीवर किया है, 283 करोड़ से बढ़कर 444 करोड़ पर आता हुआ। ब्याज से आय हालांकि 873 करोड़ से घटी है और ये फिगर आया करीब 614 करोड़ के आसपास। तो ये पहले नंबर्स हैं। स्टॉक आपके सामने 2-2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन क्लोजिंग की तरफ बढ़े 8 मिनट बाकी हैं वैसे इस ट्रेड में। डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पर अचानक तेजी बन रही है। 6311 के लेवल्स इस समय आपने भी नोटिस किया होगा ये स्पाइक। बताइए, डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ सिप्ला भी तेजी में आता हुआ इस समय। राजेश जी, क्या बेहतर ट्रेड है, DRL या सिप्ला? राजेश सातपुते। अच्छा, हर्षदा जी देखिए, मुझे लगता है अगर आपको प्योर मोमेंटम प्ले करना है देन यू हैव टू गो विद डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और हर डीप में यहाँ पे रिकवरी होती है, और वो रिकवरी एक सर्टन लो के बाद ही होती है। 6250 6270 ये बेस बन रहा है। सामने मुझे लगता है हर्षदा जी 6350 के बाद ये जाएगा 6450 6500। तो आपको प्योर मोमेंटम प्ले करना है देन फोकस ऑन डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन क्योंकि आप फार्मा सेक्टर की बात करें तो एक औरोबिंदो फार्मा और लुपिन ये हमारे बायर लिस्ट पे है, इस पे भी नजर रखें। ओके, तो औरोबिंदो फार्मा, इस पर इनफैक्ट मानस ने कॉल दिया था 1180 का, कह रहे थे कि टारगेट रहेगा, तेजी करके चले, और फिर एक ऑप्शन भी सुझाया था आपके लिए। लेकिन लुपिन पर भी नजरें होनी चाहिए और औरों पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, ये राजेश सातपुते रीइटरेट कर रहे हैं। अच्छा पालविया जी, इन्फो एज पर नजरें गई हैं क्या आपकी? आज दिन भर तेजी में ये काउंटर, ओआई एडिशन करीब 7-7.25% तक का। जी बिल्कुल, तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज देखने को मिली इन्फो एज में, और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यस यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकता है वो 6250 6300 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड
कैरी किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 6040 के आसपास। ओके, 6040 के तरफ वो एक स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी के ट्रेड में आप बैठे रहें। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम साफ देखने को मिल रहा है। कल के पर्सपेक्टिव से क्या कुछ केमिकल कंपनी शिल्पा जी कैरी ऑन की जा सकती है? आज सुबह में हम आरती मेंशन कर रहे थे, आरती इंडस्ट्रीज हल्का ऊपर है, लेकिन नवीन फ्लोरिन में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। क्या किया जाए? बिल्कुल हर्षिता जी, आज मैंने प्रभुदास लीलाधर में नवीन फ्लोरिंग एक पोजिशनल ट्रेड फॉर टारगेट्स ऑफ 3600 यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर्स में विद स्टॉप लॉस ऑफ 3400। तो आप इसमें अभी भी ले सकते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पे है, तो किसी को अगर थोड़ा सा पोजिशनल प्ले करना है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 3400 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग दे। 3400 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग का ट्रेड कैरी करें। नवीन फ्लोरिन आज दिन भर दरअसल तेजी में बैठा है, अच्छा खासा मोमेंटम इसमें बना है। आज का जो मेजर लेकिन सेटबैक था वो ऑफ कोर्स HCL टेक और अपोलो हॉस्पिटल्स, दोनों पर हमने कॉल ले लिया है। बजाज ऑटो भी थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ, हीरो मोटर में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। इनमें कल के लिए वानस ट्रेड क्या रहेगा, कैरी करें क्या मंदी? देखिए, अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो आई थिंक बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में शायद वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि बजाज ऑटो ने सरप्राइज किया है, लास्ट सेशन में एक बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर फॉलोअप नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस स्पेस पे अगर एक ट्रेड लेके जाना होगा तो वो डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स का होगा, जिसने 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 5-6 दिनों से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपके 2014 के रहेंगे और टारगेट 2075 के आसपास के रहेंगे। ओके, तो टीवीएस मोटर, इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। जो 2100 का कॉल आपको वैसे भी सुझाया गया है शिल्पा की तरफ से। अच्छा, बैन की तरफ भी इशारा है। वायदे में दरअसल जो स्टॉक बैन में जाएगा वो है बायोकॉन। बायोकॉन भी सुबह में हम चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद होगा। 102% तक की पोजीशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही, इसीलिए ये बैन का हिस्सा बन सकता है, बैन लिस्ट में जा सकता है। ध्यान रहे, कुछ बाहर निकलने के आसार यहाँ पर नहीं बन रहे हैं जिस तरह की पोजीशंस देखने को मिली हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए वो बैन का अपडेट। बायोकॉन आपके सामने स्क्रीन पर। कुल मिलाकर एक बहुत ज़ोरदार सत्र, और हमारी टिकर टीम हमको ये बता चुकी है कि देखिए आज का जो क्लोज रहेगा, जो भी होगा, वो ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, बैंक और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप डिस्पाइट आज सुबह का इनिशियल झटका 232 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज करेगा, और निफ्टी बैंक में तो तेजी बनी ही रही है आज पूरे दिन। पर मुझे लगता है गावा सर की वो बढ़िया अल्ट्राटेक की कॉल सेलिब्रेट करनी चाहिए। गावा सर है ना? हाँ जी। तो अपन कुछ वीकेंड पे कुछ करें? आप बोलिए क्या कर रहे हैं? मैं रामपुर सिग्नेचर रिजर्व सिंगल मॉल्ट हाँ चाहिए। मैं सैटरडे को नहीं हूँ, संडे को हूँ। हाँ, कोई से भी दिन, नाम याद रखो आप, रामपुर सिग्नेचर रिजर्व सिंगल मॉल्ट संडे। पता है उनका एक अनाउंसमेंट आया गावा सर। अच्छा, क्या? वो कह रहे हैं ये जो है हमारी हिस्टोरिक माइलस्टोन, ओनली इंडियन विस्की सेलिंग एट ₹5 लाख पर बॉटल, 5 लाख की बोतल अपने क्लब में नहीं है। गजब है भाई। चढ़ेगी तो उतनी ना, चढ़ेगी तो उतनी। ये नहीं पता मुझे, देख के गिर जाए क्या बता बात। 5 लाख चढ़ेगी तो उतनी, पता नहीं। चलिए भाई, अब तो सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया अप मूव्स और निफ्टी बैंक की अगुवाई में निफ्टी फाइनली ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। जी हाँ, एक बहुत ही तगड़ी शुरुआत इस पूरे हफ्ते की, और दिन भर दरअसल मोमेंटम मार्केट ने सस्टेन किया है और बढ़ाया ही है। 22,634 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा। 213 अंकों का इजाफा, करीब करीब 1% के गेन्स पर एक क्लोज दिखा रहा है। निफ्टी बैंक आज का पूरी तरह से हीरो था, 2.5% तक का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया। निफ्टी आईटी में कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन मिड कैप जहां पर लगा था आज इंट्राडे में कुछ मुनाफा वसूली जो फर्स्ट हाफ में आई थी, उसके बाद शायद चले ना चले, वहां पर भी एक अच्छा खासा कैचअप और 200 पॉइंट का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में आते हुए साफ दिखाई दिए हैं। सेक्टोरली स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको दिखाएंगे। बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा खासा मोमेंटम, सरकारी बैंकों में भी तेजी देखने को मिली है। फिर आपका आया ऑयल एंड गैस स्पेस, कैपिटल गुड्स और फार्मा इंडेक्स, जहां पर तेजी रही। मेटल्स में हल्की सी बढ़त।
आज निफ्टी आईटी ने साथ नहीं दिया और निफ्टी ऑटो में भी हमने देखा कुछ कुछ मुनाफा वसूली, खासतौर से वो टू व्हीलर साइड पर नजर आ रही है। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। ये है इनफैक्ट आपके लिए स्थिति ओवरऑल हीट मैप की। आईसीआईसीआई, इंडसइंड, स्टेट बैंक, एक्सिस, कोटक, ये सभी तेजी में। बस एचडीएफसी बैंक ने इतना साथ नहीं दिया अपने पियर्स को जितना बाकी एक्शन में आता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक एक फ्लैटिश क्लोज दिखा रहा है, अच्छा नहीं 1.1% ऊपर आ गया, आई बेग योर पार्डन, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला है। अल्ट्राटेक जोरदार नतीजे, तो 10,000 के आसपास वो स्टॉक पहुंचा है। इसका कुछ रिपल इफेक्ट ग्रासिम जैसे ट्रेड्स पर बनता हुआ दिखाई दिया। आज हमने देखा बीपीएचपी, आईओसी में तेजी, टीसीएस चला, रिलायंस चला, एचसीएल टेक हालांकि लूजिंग एंड पर था, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये वो दूसरे लूजिंग एंड पर काउंटर्स थे। लेकिन आज का क्लोज पॉजिटिव है और अच्छी तेजी के साथ क्लोज देखने को मिला है, 225 अंकों का इजाफा। इनफैक्ट एक बार बीएसई और एमसीएक्स आज के जो दो बड़े एक्सीडेंट थे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बीएसई क्लोजिंग पर 13% के नुकसान पर जाकर टूटा, वो ज्यादा रेगुलेटरी फी देने के चक्कर में, और यही हाल एमसीएक्स का रहा है, 2-2.5% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक ज्यादा बेहतर सत्र था, जहां पर ये क्वालिफाई करते हैं वो यूनिवर्सल बैंक में, अगर कन्वर्ट इनको करना है तो 7.5% की तेजी स्टॉक में बनती दिखाई दी। ये कुछ आज के आउट परफॉर्मेंस रहे। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं, जो 22,635 पर क्लोज देखने को मिला है। नीरज की टीम में आईडीएफसी फर्स्ट आज का लूजिंग ट्रेड था, खराब गाइडेंस पर वो टूटा काउंटर। इरकॉन, उज्जीवन, एसबीआई लाइफ तेजी की तरफ रहे थे नीरज के लिए। आशीष के परफॉर्मेंस में एचसीएल टेक मंदी का वो ट्रेड इन्होंने दिया, 5.5% टूटा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इरेडा और शक्ति पंप तेजी के कैंडिडेट्स, जहां पर 5 से 6% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। बढ़िया रहा आशीष की टीम का परफॉर्मेंस। चलिए इस नोट पर आप सबका, हमारे पैनल को दिखाइए स्क्रीन पे, सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद और आप सबका इस पेशकश को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर सुबह 6:57 पे आप लोगों से होगी मुलाकात, पर ध्यान रखिएगा ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे बढ़िया सा न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।